नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी धुंधला दीप। मोहन राकेश जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जीवन के कई दिन कितने लंबे हो जाते हैं। घर बैठे केसरी का दिल भारी होने लगा, पर अकेला जाए भी तो कहाँ, किसी रेस्तरां में। अपने को चलने का यह अच्छा रास्ता है। घड़ी दो घड़ी के लिए उदासियां खो जाती हैं, देखने सुनने और चखने में आत्मा मूड हो जाती है, और घर लौटो तो फिर वही उदासियां। चलो इतना ही सही, कुछ तो समय बीतेगा ही। बालों को ठीक करके कोट पहना, बटुए में पैसों की गिनती की, साइकिल उठाई और चल पड़ा। खचाखच भरे रेस्तरां में प्रवेश करके उसने चारों ओर देखा। मीठा शोर, हल्के कहकहे, पतला धुआं और भीनी खुशबू। चेहरे प्रायः सभी नए थे। आत्मीयता थी तो हरे रंग की दीवारों में ही। कोने की मेज के पास बैठकर वह आसपास के वातावरण में ताजगी खोजने की चेष्टा करने लगा। आगे गोरे लोग बैठे थे। 3 लड़कियां सुंदर रंगों के स्कर्ट पहने थी, फीका, हरा, बादामी और सफेद। एक युवक था, एक अधेड़ और 2 बच्चे। दाई और 2 नवयुवतियां 10 पुरुषों को घेरे बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। बैरा आया, उसने बियर के लिए कह दिया। आंखें पल भर एक सरदार जी की दाढ़ी में उलझे धागे पर रुकी, फिर उसने सिगरेट निकाली। जेब से अखबार का पन्ना भी निकाला। कई दिनों से यह पन्ना जेब में है। पन्ने पर चित्र है युवक और युवती, नया विवाहित जोड़ा, जिसे हर कौन से वह देख चुका है। राधा ने नरेंद्र से विवाह कर लिया, वही नरेंद्र जिसे वह अपना भाई बतलाती थी। मन झुंझलाया। हो गया विवाह तो हुआ करे, रोज ही तो होते हैं विवाह। रद्दी लिपियों को ढकने के लिए चमकीले मोहरबंद लिफाफे। प्रेम विवाह। लड़के के सिर पर सहरा, लड़की के हाथों में चूड़ियां, माथे में सिंदूर। युवक और युवती, परिचय और प्रेम। हरे नीले पत्रों पर शेक्सपियर वाल शैली के वाक्य, रुमाल, सेंट, अमेरिकन चित्र, उद्यान, विहार, कविता और अंत में माता पिता की सत्ता का आविष्कार। प्रेम की बेल फूटने से पहले पंडितों की सहायता से वेदी के नीचे वेद मंत्र पढ़कर शुभ विवाह। बैरे ने बोतल खोलकर बियर ग्लास में डाल दी। केसरी ने 2-4 घूंट पिए, फिर चाहा उस ग्लास को चूम ले। लोगों को देखकर निराशा हुई, वे उसे पागल समझेंगे। वाद्य संगीत आरंभ हुआ। स्वर लहरों की तरह शरीर में हिलौरे लेने लगा। नई बोतल आई, एक गिलास पी लिया। लगा शीघ्र ही पंख निकलेंगे, पंखों से वह ऊपर तैरेगा। पंख फड़फड़ाएंगे, इसी लय में, इसी स्वर में। बोतल खाली कर दी और मंगवाई, वह भी पी डाली और फिर आई, फिर वह भी उड़ेल ली। अनुभव हुआ कि पंख निकल आया। पंखों में सुंदर सुंदर रंग है, फीका, हरा, बादामी और सफेद। रंग झिलमिला रहे हैं। वह ऊपर उठ रहा है, छत के हंडे झूम रहे हैं। वाद्य स्वर तेज है, लोग सब मौन है। ऊपर और ऊपर, अभी वह छत को छू लेगा। अचानक पंख टूट गए। वह कुर्सी पर आ रहा, ग्लास में से बियर छलक गई। वाद्य संगीत रुक गया था। गोरे लोग उठकर जा रहे थे। बियर की धार अखबार के पन्ने पर अफ्रीका का चित्र बना रही थी। पन्ने पर विवाहित जोड़े को उसने ध्यान से देखा, फिर बियर का ग्लास ठीक चित्र के ऊपर रख दिया। हृदय से जैसे एक ज्वार निकल गया। उठकर केसरी ने एक नज़र चारों ओर देख लिया। सबके प्रति उदासीनता का परिचय देता वह काउंटर तक आया। 5-5 के 3 नोट दे दिए, ना तो बिल लिया ना हिसाब भी पूछा। फिर उस वातावरण को जैसे तिरस्कृत करके वहां से बाहर निकल आया। बाहर धूप भी थी, धूल भी। वह निर्देशिया फुटपाथ पर चलने लगा। चलते चलते रुककर एक कोमल पौधे की टहनी तोड़ ली। टहनी के कोर पर दूध सिमसिमाया देख पल भर सोचा, फिर उसे फेंक दिया। कोई पास से मुस्कुराता हुआ निकल गया। सांझ उतर रही थी। लॉरेंस बाग में लोग बिखरे हुए थे। केसरी ने सामने से कृत्रिम पहाड़ी को देखा, देखकर मुस्कुराया। मनुष्य का बचपना नहीं जाता। लोग लॉरेंस की पहाड़ियों पर घूमकर जी बहला लेते हैं, जैसे बच्चे मिट्टी की रानी से खेलकर। लॉरेंस की पहाड़ियाँ। मई में तापमान 117, जून में हरियाली गायब, जुलाई में ईंटों के भट्टे। डार्विन ठीक कह गया, मनुष्य बंदर की ही संतान है। वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कमीज शरीर से चिपक रही थी। शिमला की पहाड़ियों पर घूमना याद आया। खेद हुआ कि क्यों यह संभव नहीं कि शिमले के बर्फानी बादल पैक करके लाहौर लाए जाएं और लाहौर की लू बंद डिब्बों में शिमला भेजी जाए। पर असंभव ही क्या है, आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद सही।
ऐसा युग कभी तो आएगा ही। कितना अच्छा हो जो मानवीय भावनाओं को भी स्थूल रूप दिया जा सके। पागलपन की गोलियां, प्रेम की टिकियां, कविता का पाउडर। तब तो अपने सब मित्रों को वह यही उपहार भेजा करे। कविता की पुड़िया पानी के साथ खाओ और छंद लिखो। टीन के डिब्बे पर से उसका जूता फिसल गया। वह अपने आप पर हंसा। उस पर तो बिना गोली खाए ही पागलपन सवार हो गया। किसी दिन अवश्य कोई दुर्घटना हो जाएगी। संभल कर चलता हुआ वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। पहाड़ी पर से उसने देखा नीचे सड़कों पर लोग अनजाने चले जा रहे हैं। कोई बात करता है, कोई हंसता है और कोई छड़ी घुमाता हुआ केवल सैर करता है। उन सब के बीच में घिरकर भी वह अकेला है। अकेला तो है, पर घिरने की बात क्या है। संसार में अपने को ही केंद्र मानकर क्यों चलना। लोगों को उसके अस्तित्व से क्या मतलब। फिर उसे ही लोगों की क्या चिंता। उसे केवल एक जीवन जीना है, अपना जीवन। अच्छा बुरा जो भी है वह स्वयं ही तो है। पर राधा क्या कहती थी, वह भावना को नहीं समझता, अपने आप को धोखा देता है। नहीं, यह सब झूठ था, केवल दंभ। फिर वह राधा की बात क्यों नहीं। राधा ने उसे एक बार स्निग्ध आंखों से नहीं देखा था, फिर वही आंखें बुझी बुझी होकर क्यों रह गई। उसके अंदर कौन सा पाप है। संसार को अपना वास्तविक परिचय दे देना, इतना ही। हृदय उदास भी होने लगा, अशांत भी। उसने घर चलकर लेटे रहने की सोची। अब साइकिल का ध्यान आया। वह तो रेस्तरां के बाहर ही छूट गई थी। वह लौटकर साइकिल लाने चला। कुछ देर के लिए मस्तिष्क से निकलकर वह शरीर में स्थित हो गया। केसरी, किसी ने रेस्तरां के बाहर से उसे पुकारा। घूमकर देखा, मोहन था। पास आकर मोहन ने उसके कंधे को छुआ, कहा, ठीक समय पर मिले यार, अकेले पीने को दिल ही नहीं करता, चल बैठे अंदर। केसरी ने पहले मना कर देना चाहा, पर तुरंत ही उसने अपना विरोध कर लिया। उसने जैसे अनुनय स्वीकार करने के ढंग से कहा, 1 घंटे से अधिक नहीं बैठ सकता, फिर मुझे किसी से मिलने जाना है। अरे जब मन में आए चले जाना यार, अभी तो अंदर चल। मोहन उसे बाहां से पकड़कर अंदर ले चला। केसरी ने पुनः उसी वातावरण को देखा। पहले लोग जा चुके थे और नए लोग वहां आ गए थे। इस बार उसने बीच की एक मेज चुन ली। मोहन ने बैठकर पूछा। केसरी ने सिर हिला दिया। स्कॉच के कुछ घूंट भर लेने पर केसरी की आंखों के आगे कुछ चित्र गहरे धुंधले होने लगे। तीसरा पैक खाली कर चुका तो मोहन के शब्द ध्वनित होते तो सुनाई दे रहे थे, पर उनका अर्थ समझ में आने से पहले ही फिसल जाता था। वर्मा वहां आया तो केसरी अभिवादन ही भी नहीं कर पाया। हाथ मिलाते हुए यही शब्द बोलता रहा, ओ माय डियर, ओ माय डियर। शेष जो कहने को था वह जैसे कहीं खो गया था। प्रयत्न करने पर भी शब्द पकड़ में नहीं आए। वह खामोश हो गया। वर्मा और मोहन जब कला प्रदर्शनी की रूपरेखा बनाने लगे तो वह ऐसा प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा करता रहा कि विषय में रुचि न रहने के कारण वह खामोश है। वास्तव में उसकी शक्तियां पूरी तरह शिथिल हो चुकी थी। कला की गूंज से निकलकर वह देख रहा था कि स्त्री रूप अस्पष्ट चित्र में, शरीर में, प्राण में। राधा जब उसे पहली बार देखा था, बंगले के बरामदे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। सैंडल से दुपट्टे तक सफ़ेद, मुख पर टैंजी की खुशबू, नाखूनों पर क्यूटेक्स का रंग, सुंदर गठन, आकर्षक आंखें। फिर ड्राइंग रूम। बिजली खराब होने से मिट्टी के तेल का टेबल लैंप जल रहा था। बाबू मोतीलाल ने परिचय कराया और काम से बाहर चले। राधा बोली, आप हमारे यहाँ बिल्कुल अपरिचित नहीं। पिताजी तो प्रायः आपकी तारीफ किया करते हैं। मेरी तारीफ? उत्तर दिया उसने। आभारी हूँ उनका। लोग तो प्रायः मेरी निंदा ही करते हैं। सुनकर वह मौन रही। देखने में वह 16-17 की लगती थी। मुख की गंभीर रेखाओं से 2-3 वर्ष और बड़ी। दृष्टि उसकी पारदर्शनी सी घूमती थी। देखती थी अपनी उंगलियों को, लैंप को, फिर उसकी आंखों को, पुनः उंगलियों को, लैंप को, आंखों को। काजल की ताजगी के नीचे आंखें की उत्सुकता ताजी थी, गहरी भी, जैसे नया तैराक डुबकी लगाकर तैरना सीख गया। वह मुस्कुराया। राधा बोली, आप लॉ के पहले वर्ष में है ना? हूँ तो सही, पर कभी दूसरे वर्ष में जाने की आशा नहीं। क्यों? एमए में तो आप प्रथम रहे थे, पिताजी कहते थे। रह गया था, पर औरों के दोष से। शेष साथी मेरे सबके सब रईस जाते थे, जो मेरे जितने नंबर भी नहीं ला सके। तो ऐसे ही रईस ज्यादा लॉ में भी होंगे? वह मुस्कुराई। लॉ में तो प्राय सभी वकीलों की संतानें हैं, बहस करके अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकते हैं। वह हंस पड़ी, बोली, बातें करना तो आप खूब जानते हैं। फिर जैसे उसे याद आया, पहले कुछ पीजिए। पानी? चाय या लेमन? नहीं, पानी आया। पानी पीकर कोई बात करने की नहीं सूझी। सोचा बच्ची सी युवती से क्या बात करे। हार कर पूछ लिया, आपको गाने का तो शौक होगा?
इस पर भी वह मुस्कुराई। वह बोली, शौक क्या? कभी कभी गुनगुना लिया करती हूँ, वही साधारण उत्तर जो प्राय सभी लड़कियां देती हैं। उसने भी परंपरा आगे तक निभा दी। कहा, कभी कोई चीज़ सुनाई है? अवश्य, वह बोली, रविवार को आइए, नरेंद्र भाई भी आएंगे, खूब अच्छा गाते हैं। मैं तो उन्हीं से सीखती हूँ। भाई शब्द के उच्चारण में भ्रातृत्व की गंध नहीं मिली। साधारणतः यह वह यूं बोल गई कि जैसे यह भी कोई जी की तरह का शब्द हो। उसने महत्व नहीं दिया। बात आगे सरक गई। बाबू मोतीलाल आए तब क्या बात चल रही थी? हाँ, वह कह रही थी, तुलसीदास की क्या कविता है, मैं आज तक समझ नहीं सकी। क्या रस है तुलसीदास में? बाबू मोतीलाल बोले। चल पड़ी कवि और लेखकों की बातें। केसरी हिंदी में बहुत लेक्चर झाड़ा करता है। नरेंद्र की तरह झटपट हार नहीं मानेगा और अपने कथन से संतुष्ट होकर हंस पड़ते। कमरे से निकलते हुए राधा की कोहनी उससे छू गई। बाहर आकर वह बोली, आपका भक्ति दर्शन मेरी समझ में नहीं आया। रविवार को फिर उलझूंगी, आइएगा ना? बाबू मोतीलाल बीच में ही बोले, अरे आएगा क्यों नहीं? होटल के बिल भरने से घर में चाय पानी क्या बुरा है? क्यों? सिर हिलाकर वह चल पड़ा। मन में उत्सुकता जाग आई। यह नई सी घनिष्ठता क्यों? बाबू मोतीलाल कब से तो जानते हैं, पर परिचय दूर से अभिवादन तक ही रहा है। आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ गया। पहेली में पुरस्कार नहीं पाया, लॉटरी नहीं निकली, वसीयतें नहीं मिली, घुड़दौड़ नहीं जीती, फिर ऐसा क्यों? कंधे से पकड़कर मोहन ने हिलाया। कहा, यह ग्लास रखा है, पी इसे। और मंगाए? किस दुनिया की सैर कर रहा है तू? केसरी चेतन हुआ। मोहन को देखकर आश्चर्य हुआ। आंखें जरा उघाड़ कर बोला, तू यहाँ कैसे आ गया? मोहन थोड़ा हंसा, बोला, तो आप सचमुच ही स्वर्ग में हैं? फिर वर्मा की ओर मुड़कर वह बोला, यह तो होशावासी खो बैठा। इन शब्दों ने केसरी को कुछ उत्तेजित किया, पर तुरंत ही वह उत्तेजना दूसरे किसी प्रवाह में बह गई। विस्की के गिलास के चारों ओर नया मनोजाल बुना जाने लगा। नरेंद्र, महत्वाकांक्षी नरेंद्र। नरेंद्र के साथ उसकी खासी बहस हो गई थी, शराब पीने न पीने को लेकर। राधा नरेंद्र का समर्थन करती रही थी। बहस के बाद एक लंबी चुप्पी। राधा एक टक उसे देख रही थी। इससे नरेंद्र की आंखों का खिसियायापन वह देख रहा था। उपन्यास के पृष्ठों में नरेंद्र की दिलचस्पी झूठी थी। राधा ने नरेंद्र की ओर जो नहीं देखा उससे वह कुछ बचा रहा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राधा ने पूछा, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, उसने उत्तर दिया, मैं कहीं जाकर बियर पीऊंगा। इसने राधा की आंखों की चमक को पल भर में पहुंच दिया। देर के बाद नरेंद्र ने राधा की ओर देखा और राधा ने नरेंद्र की ओर। फिर नरेंद्र ने अभिभावक की सी मुद्रा में राधा से कहा, 5 बजे संगीत सभा में भी तो चलना है, तो अपनी तैयारी कब करोगी? यह शायद उसे जाने के लिए संकेत था। कुर्सी की बाहों पर हाथ रखकर वह बोला, आप लोगों को बाहर कहीं जाना है या मुझे नहीं मालूम था? मुझे आज वहां नहीं जाना है। राधा ने निश्चित स्वर में नरेंद्र की ओर देखकर बीच में ही कहा, पर मेरा वहाँ प्रोग्राम जो है। नरेंद्र उसके निश्चय को प्रभावित करने के लिए बोला, हाँ हाँ, तुम्हारा नाम है, तुम चले जाओ, मेरा जाने का मूड नहीं। फिर उससे बोली, आप शाम को खाना खाकर ही जाइएगा, पिताजी ने आपको बिठाए रखने को कहा था। नहीं नहीं, मुझे भी एक जगह थोड़ा काम है, उसने छुटकारा चाहा। ऐसा ऐसा क्या जरूरी जाना है? आपको तो कल तक याद भी नहीं था, बैठिए अभी थोड़ी देर। पर क्या कुछ देर के लिए जाना टाला नहीं जा सकता? उसने नरेंद्र की ओर देखा। उसके मुख पर संध्या उतर आई थी। उससे आंख मिलते ही नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। कोट पहनते हुए जरा विमर्श पूर्वक उससे बोला, मुझे चलिएगा संगीत सभा में? कैसे चल सकता हूँ? उसने राधा की ओर देखकर कहा। चलने को उद्यत होकर नरेंद्र दरवाजे के पास पुनः रुका, मुड़कर बोला, बर्ड्स क्लब में आप जाया करते हैं? हाँ, कभी कभी। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही पूछा। एक दिन आपको वहाँ किसी के साथ देखा था, कहकर नरेंद्र ने अर्थपूर्ण दृष्टि से राधा की ओर देखा। फिर जाता हुआ बोला, अच्छा, गुड नाइट। नरेंद्र के चले जाने से बीच की कड़ी निकल गई। कुछ समय तक दोनों बातचीत के लिए किसी आरंभ को पा नहीं सके। वह राधा के असमंजस को छू रहा था और राधा अपनी उलझन को बचा रही थी। पहला प्रश्न उसने स्वयं ही किया, मेरी किसी बात से दुख हुआ? नहीं तो, हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। फिर भी मैं कहती थी। क्या कहती थी? क्या कहती थी, यही ठीक से वह स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ संकोच था, कुछ अनिश्चय। वह बोला, अपने विचार प्रकट न करने को मैं पाप समझता हूँ। आप निसंकोच कहिए, आप शराब पीना छोड़ नहीं सकते? राधा ने तर्क का आश्रय छोड़कर आग्रह की शरण ली।
वह ऐसे सीधे से प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहा, फिर गंभीर होकर बोला, नहीं। नहीं? क्यों नहीं? इन शब्दों में ऐसी याचना थी कि उसने मन में चाहा कि उसे किसी प्रकार का आश्वासन देकर संतुष्ट कर सके, पर वह चुप रहकर देखता रहा। मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत बड़ा प्रलोभन हो, फिर भी नहीं छोड़ सकते? नहीं, किसी भी प्रलोभन के कारण नहीं। हो सकता है किसी दिन मेरी अपनी रुचि बदल जाए, पर ऐसी संभावना नजर नहीं आती। वह खामोश हो गई। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह देख रहा था, जब राधा बोलना चाहती तब एक कंपन गले में होता, दूसरा होठों पर। जब वह बात को पी जाती तब नासिका कांपती और भौहें हिलती। अचानक उसका चेहरा आरक्त होने लगता। कुछ कहने के लिए वह तैयार हुई, पर उसके साथ आंखें मिलते ही पुनः मुरझा गई। शब्दों के प्रभाव, विश्वास जैसे खो गया। वह उसे सहारा देने के लिए बोला, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, पर क्या करूँ? किसी की भी इच्छा के अनुकूल अपने को मैं ढाल नहीं पाता। मुझे लगता है मैं केवल अपने लिए ही जीता हूँ। अब वह बोली, आपको अपनेपन का बहुत मान है शायद। किसी की भावना क्या चीज़ है इसे समझते हैं आप? मुझे आश्चर्य है। संभव है मैं ठीक नहीं समझता, फिर भी मुझे थोड़ा खेद अवश्य होता है। मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। किसी की खुशी की बात छोड़िए, आपकी अपनी खुशी क्या है? इस तरह की उदासीनता से केवल आप अपने को धोखे में रख सकते हैं। मैं जानती हूँ आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह भी उसी प्रवृत्ति का एक अंश है। आपका अध्ययन गलत भी तो हो सकता है। यह बात टालने का ढंग है। आपको अपने को बदलना चाहिए। मैं कहती हूँ आपको अपने को बदलना ही पड़ेगा। राधा की उत्तेजना में भी इतनी आत्मीयता आ गई थी कि वह सहसा उसका प्रतिवाद नहीं कर सका। थोड़ी देर टाई से खेलता रहा, फिर एक सिगरेट सुलगा लिया। तब धीमे स्वर में बोला, मेरे लिए परिवर्तन वही है जो स्वयं हो जाता है। शेष जीवन की धारा है, उसके लिए पहले से काट छाट करने का अवकाश ही कहाँ है। फिर घड़ी की ओर देखकर वह बोला, अच्छा अब मुझे जाना ही पड़ेगा। एक कवि मित्र से मिलने का वायदा है। जाइए। आप किसी का अपने पर अधिकार क्यों माने? परसों दोपहर को आइएगा। चेष्टा करूंगा। चेष्टा नहीं, अवश्य आइएगा। अच्छा। 2 रातें कानों में राधा के शब्दों की गूंज रही। आपको अपने को बदलना चाहिए जीने के लिए। पर जीना कौन नहीं चाहता? पर चाहकर भी सबसे जिया नहीं जाता। वह अपने ढंग से जी रहा था, इतना ही सही। राधा उसे सिखाएगी। फिर भी राधा की बात सुनकर मन जाने क्यों मान ही जाने को जी चाहता है। आत्मीयता का एक आवरण क्यों ढक लेता है? कमजोरी है। ऐसी कमजोरी दूर करनी चाहिए। तृतीय वर्ष की एक छात्रा उसे बदल देगी। अभी वह नहीं समझती, पर वह स्वयं क्या सभी कुछ समझता है? विचार अधिक भारी हो जाते तो वह टेबल लैंप जलाकर जीवन दर्शन में अपने लिए खोज निकालने में व्यस्त हो जाता। ऐसा कोई वाक्य मिल जाता कि स्त्रियों के संपर्क में आओ तो अपने चाबुक को मत भूलो, तो वह एक आश्वासन सा पाकर सो जाता। फिर भी उन रातों में कोई आश्वासन उसे शांति नहीं दे सका। वह उलझा रहा, व्यस्त रहा, सोचता रहा। और उस दिन निश्चित समय पर राधा के सामने जाकर क्या देखा? भावहीन अभिवादन से उसने उसे बिठाया। नरेंद्र भी वहीं था, जिसने अधिक घनिष्ठता और सौजन्य का परिचय देने की चेष्टा की। पैराशूट के टुकड़ों से लेकर अल्सेशियन कुत्तों तक की बातें वह ताकता रहा। नरेंद्र उस उकताहट को निर्वचनों की चर्चा में और भी समझकर एक पुस्तक निकालने स्टडी रूम में चला गया। राधा की बदली हुई भंगिमा की उपेक्षा करके उसने उतार फेंकने के ढंग से कहा, आपको उस दिन कुछ कहना बाकी था ना? अच्छा हो, पहले वही बात समाप्त कर लें। नहीं, ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं, राधा ने उसी भावहीन ढंग से कहा। फिर जरा एक और गंभीर बात बोली, एक और बात बताइएगा, यदि व्यक्तिगत हो तो चाहे रहने दीजिए। पूछिए। वह क्वेश्चन रखी, अपनी जिज्ञासा के साथ शब्दों को शायद तोला, फिर कठिनता से पूछा, इतना जान सकती हूँ श्यामा कौन है? प्रश्न के पीछे किसी और का छिपा आघात था। वह पचा लेने के लिए रुका। राह चलते अचानक धक्का खाकर जो चोट लगती है वैसी ही चोट उसे लगी, पर वह शीघ्र ही संभल गया। सीधी दृष्टि से देखता हुआ बोला, एक परिचित लड़की है, उसके विषय में आपको और क्या जानना है? एक ऐसी बात है जो शायद आप बताना नहीं चाहेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं, श्यामा के साथ मेरी मित्रता रही है। फिर वह अपने प्रेमी शील के साथ कराची चली गई थी। बाद में मुझे बताया गया कि मैं उसके माँ बनने के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं ठीक नहीं जानता। इतने स्पष्ट शब्दों में बात सुनने की आशा राधा को नहीं थी। वह पल भर अवाक उसे देखती रही, फिर आंखें हटाकर उसने धीरे से कहा, तब तो ठीक है। क्या ठीक है? उसने पूछा।
कुछ नहीं। वह अचानक कृत्रिम होकर बोली, मैं एक और ही बात सोच रही थी। यह झूठ है, वह तीव्र होठ है, मैं जानता हूँ। यह सब जान लेने के बाद आपके पास अपनी भावना और जबान कुछ भी नहीं। आप बुराई को पी सकती हैं, सच्चाई को नहीं, ठीक है ना? खामोशी से टाला जा सकना संभव होता तो वह उत्तर न देती, पर शब्द इतने आक्रामक थे कि उसे बोलना पड़ा। कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, आप जो कुछ भी हैं अपने लिए। मैं उस दिन खामखा आपसे इतनी बातें कहते रही, मुझे कहनी नहीं चाहिए। नरेंद्र स्टडी रूम से किताब लेकर आया, जैसे क्यू के अनुसार रंगमंच पर प्रवेश कर रहा हो। अपनी भूमिका का वांछित परिणाम देखकर भी अनभिज्ञ सब। आज कोई वाद विवाद नहीं चल रहा। तभी वह उठ खड़ा हुआ, कहा, मैं अब चलूंगा। राधा ने कुछ भी नहीं कहा। नरेंद्र अभिनेता किसी आश्चर्य की मुद्रा में बोला, इतनी जल्दी? हाँ, जरा घूमने की तबीयत है। फिर कब आ रहे हो? नरेंद्र के शब्दों में व्यंग स्पष्ट था। देखो, शायद कभी आ सकूं। इतना कहा और चल पड़ा। चलते चलते राधा पर दृष्टि पड़ी। वह दूसरी ओर देख रही थी। केसरी ने सिर उठाया। ग्लास में विस्की अब भी शेष थी। वर्मा मोहन के कानों के पास कोई शेर गुनगुना रहा था। केसरी ने गिलास मुंह से लगाया और खाली कर दिया। फिर असह्य स्वर में बोला, एक और बड़ा। रात के 12 बज चुके थे जब मोहन के साथ वह रेस्तरां से बाहर निकला। मोहन ने कहा, अरे तू गया नहीं? तुझे कहीं जाना था ना? केसरी बात भूल चुका था। मोहन ने फिर पूछा, किसी लड़की से तो मिलना नहीं था? केसरी झूलते स्वर में बोला, लड़की? कौन लड़की? कोई लड़की नहीं, पत्नी। क्या बकता है? मोहन ने कहा, जैसे उसका बेमतलब बहक का सब मतलब समझ रहा हो। केसरी फिर पड़वाए, पर वह उस एक की पत्नी है, उसकी पत्नी, जिसने मोहन उसे खींच कर कार में ले चला। केसरी उसी तरह बड़बड़ाता रहा।